अभी मैं आपको बताऊँ, एक हमारे पत्रकार को मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए रोक लिया गया। अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाज़ें आ रही थी। पता लगा कि बिना अलार्म की चीज़ें आ गई। बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड, लेकिन वहाँ पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। पत्रकार, भारतीय पत्रकार जो वहाँ इजराइल में पहले से थे, क्या उन्हें अंदेशा था? मैं आपको बताऊँ, वो पत्रकार निश्चित रूप से थोड़ा अवेयर हो जाए। ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग आज 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम गुज़िश्ता 8 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात पर तज़िया पेश करेंगे, लेकिन उससे कबल न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये एक रिपोर्ट पर बात करना चाहते हैं, जिसमें जंग शुरू होने के पहले ही दिन ईरान के मिनाब शहर में वाक़ गर्ल्स स्कूल पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले में 168 बच्चों की मौत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला कोई गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि अमरीकी अफवाज ने जानबूझकर स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया था। 28 फरवरी को जब अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले का आगाज़ किया, तो मिनाब शहर में वाक़े पासदार इनकलाब के नेवी बेस पर हमले की शुरुआत हुई, लेकिन उसी वक्त मिनाब शहर में वाक़े गर्ल्स स्कूल में भी हमला किया गया। इब्तदाई शुरुआती दौर में अमेरिका की जानिब से कहा गया कि ये हमला गलती का नतीजा था, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सैटेलाइट तस्वीर की बुनियाद पर यह बात वाज़ेह होती है कि हमला कोई गलती या कोई हादसा नहीं था, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ वाज़ेह हो रहा था कि यहाँ पे एक स्कूल वाक़े है और स्कूल की दीवारों पर भी बच्चियों की तस्वीर थी और स्कूल के नाम लिखे हुए थे। तो ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवाल खड़ा किया है कि इन तमाम वजाहत के बावजूद अमरीकी अफवाज इसमें गलती कैसे कर सकती है। अमरीकी अफवाज की इस हरकत ने पूरी दुनिया को एक शर्मसार कर दिया है और ये बता दिया है कि अमेरिका जो जंग लड़ रहा है, इस जंग का कोई उसूल और कोई मकसद नहीं है, बल्कि अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी करनी है। और आलमी इदारों में भी अमेरिका के इस हमले पर तशवीश का इजहार किया है और गुज़िश्ता 8 दिनों में कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई है कि सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, और उसका साफ मकसद है अमेरिका का कि सिविलियन को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करके ईरान में बगावत कराना चाहते हैं कि ताकि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, मौजूदा क़यादत के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ जाए और उनकी मनमानी, उनकी मन मर्जी की हुकूमत कायम हो सके। लेकिन गुज़िश्ता 8 दिनों में जो सबसे ज़्यादा जंग का जो अहम पहलू था, ईरान की जवाबी कार्रवाई में खलीजी ममालिक निशाने पर थे। कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, रियाद और दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों पर ईरान ने ड्रोन हमले किए, मिसाइल बरसाए। इस हमले ने कई सारे सवालात खड़े कर दिए कि आखिर ईरान अरब ममालिक को निशाना क्यों बना रहा है। ईरान का अपना एक जवाब भी था कि हम उनको निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि चूंकि इन ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे का इस्तेमाल हो रहा है, इन फौजी अड्डों के इस्तेमाल करके ईरान पे बम बरसाए जा रहे हैं, तो हम उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन आज ईरान के सदर ने वाज़े तौर पर अरब ममालिक से माज़रत करते हुए कहा है कि अब आइंदा हम आप पे हमले नहीं करेंगे, और ये जो पेशरफ्त हुई है एक बड़ी पेशरफ्त है। कतर ने और सऊदी अरब ने भी इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए ये वादा किया है कि हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक तरह से कहा जाए कि ईरानी सदर और कतर और सऊदी अरब के इक़दाम ने सेहूनी उस साजिश को नाकाम कर दिया है, जिसमें उनकी कोशिश थी कि ईरान के खिलाफ हमले में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात भी इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो जाए। लेकिन गुज़िश्ता 8 दिनों में जो वहाँ के अरब ममालिक की जो अवाम है, उनकी जो रुझानात सामने आ रहे हैं, उस रुझानात के पेश नज़र अगर ये हुक्मरान चाहते भी तो इनके यहाँ बगावत हो सकती है, क्योंकि अरब अवाम और आम पूरी दुनिया के मुसलमान ईरान पे हमले को शिया सुन्नी की जंग के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि इस हमले को मुसलमानों पर होने वाले हमले के तौर पर देख रहे हैं। और दूसरी अहम बात, ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि ईरान की तबाही बर्बादी के बाद अब किसका मुल्क है, और इसराइल ये तासुर भी देने लगा है कि उनका अगला निशाना तुर्की हो सकता है।
या पाकिस्तान हो सकता है। तो इन सवालों ने अरब मुल्कों के सामने कई सारे अंधेरे सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे अहम सवाल ये भी खड़ा किया है कि 40 सालों से अमेरिका इन ममालिक में अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे थे इस मकसद, इस तासुर के साथ कि मुसीबत के वक्त में ये अमेरिकी फौजी अड्डे अरब ममालिक की मदद करेंगे। लेकिन ईरान के हमले ने और इन ममालिक की बेबसी ने साबित कर दिया कि अमेरिकी फौजी अड्डे दरअसल सऊदी या कतर, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात की हिफाजत करने में नाकाम है, बल्कि ये अड्डे इसलिए कायम है ताकि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब ये जो हमले हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस हमले के बाद, तहरान की जंग के बाद, ईरान और तहरान की जंग के बाद ये सवाल लाजमी तौर पे खड़ा हो जाएगा इन मुल्कों के सामने कि जब अमेरिका इनकी हिफाजत करने में नाकाम है तो फिर इनकी हिफाजत कौन करेगा। मुमकिन हो कि ईरान इस जंग के बाद अरब मुल्कों में हथियार जमा करने या फिर दिफाई बजट में का इजाफा हो जाएगा। इस दरमियान आज सऊदी अरब में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और ये मुलाकात दरअसल ये कोशिश है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा है उस मुआहदे के तहत लाजमी तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त सऊदी अरब के साथ खड़े होकर ईरान का जवाब देना होगा। और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि उस जंग का हिस्सा बने, क्योंकि उसके मुल्क में भी 30% के करीब शिया आबादी है और पड़ोस में ईरान है। तो इन हालात में अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़े होकर ईरान पर हमले में मदद करता है तो खुद पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खराब हो सकती है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि सफारती मुज़ाकरात के जरिए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि ईरान जवाबी कार्रवाई न करे। अब हम उस पूरे 8वें दिन के इस पूरे मंजरनामे में दूसरे रुख की तरफ आते हैं कि आज अमेरिकी सदर ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया है कि ईरान की फौजी सलाहियतों को महदूद कर दिया गया है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान की जो बहरी सलाहियत है मुकम्मल तौर पर नस्तानाबूद हो चुके हैं। और कई अमेरिकी मीडिया में ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि 70 से 80% ईरान की दिफाई सलाहियत महदूद हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इसराइल के शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी हो रही है और इसराइल का जो अपना जो दिफाई निज़ाम है मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। उस दिफाई निज़ाम जिसको लेकर वो दुनिया भर में अपनी टेक्निक बेचता था और खुद भारत भी उस निज़ाम को खरीदने के मुतमन्नी है, उस निज़ाम ने इस पूरे जंग में अपनी नाकामी का मुंह बोलता सबूत पेश कर दिया है। भारत के एक सहाफ़ी जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब भारत गए थे तो कई सहाफ़ियों की एक टीम वहाँ गई थी। तो साधना टीवी के जर्नलिस्ट भी वहाँ गए थे। उनकी एक वीडियो आज सामने आई है। उस वीडियो को आप सुनने के लायक है कि उस वीडियो में साफ साफ बताते हैं कि इसराइल में क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि दरअसल इसराइल में मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप नाफिज है और ये भी कहते हैं कि कई मौके पे ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ पे सायरन खतरे के सायरन बजने से पहले ही हमले हो जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बख्तरबंद में जो हजारों लोग मुकीम हैं उस वहाँ पर भी ईरान के बम गिर रहे हैं। साधना टीवी के उस पत्रकार ने साफ तौर पे कहा कि सरकार ईरान की जो इसराइल की जो सरकार है वो अमवात को छुपा रही है और मुकम्मल तौर पर सेंसर लगा दिया गया है, इसकी वजह से अंदाजा नहीं हो रहा है। साधना टीवी के जर्नलिस्ट ने भारत के रिपोर्टरों के बारे में जो इसराइल का दौरा किया उनके हालात पर भी कई अफसोसनाक बातें बताई हैं कि भारत के सहाफियों को किस तरह से जंग में ढकेल दिया गया है और उन्होंने बड़े बड़े चैनलों के मालिकान की सफाकाना रवैये का भी इजहार किया है। हमारे को जॉर्डन इंटेलिजेंस के एक व्यक्ति से हमें जानकारी बातचीत में उसको हो गया, बड़ा अच्छा हमसे बात करने लगा। उसने बताया कि आप ये बताइए कि आपके कुछ ऐसे पत्रकार थे जो कि पहले से ही इजराइल में रह रहे थे, तो क्या आप लोगों को पता था कि हमने कहा नहीं, मैं तो उनमें से नहीं था, मैं तो बाद में हूँ। कह रहे ईरान सरकार को इस बात का अंदेशा है कि कुछ ऐसे पत्रकार, भारतीय पत्रकार जो वहाँ इजराइल में पहले से थे, क्या उन्हें अंदेशा था? मैं आपको बताऊं वो पत्रकार निश्चित रूप से थोड़ा अवेयर हो जाए, क्योंकि हमें कुछ बता, ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहां विजुअल्स नहीं ले सकते लाशों के,
अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी हमें जाना है, वहाँ पे किस जगह जाना है घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड, लेकिन वहाँ पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम की आवाजें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारे पत्रकार को मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए रोक लिया गया। मैं आपको बताते हुए, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो जा रहे हैं वहाँ पे न्यूज कवर करने के लिए, उन्हें 12 घंटे बिठा लिया गया। तो प्लीज मेरी एक तरह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है मीडिया संस्थानों की कुछ हेड्स की, जिनके प्रतिनिधि वहाँ पे, कृपया उनको बुलाइए, क्योंकि साथ के साथी थे, मुझे भी खल रहा है। अभी हम लोग आए हैं मात्र, वहाँ बहुत लोग हैं अभी। और दूसरी जानिब आज अमेरिका ने 12,000 टन अमेरिकी बम देने की मंजूरी दे दी है, और ये बम अमेरिका की वज़ारत खारजा ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इसराइल को इस हथियार की सप्लाई देना फैसला किया है। कई ऐसी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के पास जो हथियार हैं, वो हथियार दस्तयाब इस वक्त किल्लत का सामना है। ट्रम्प अगरचे इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान ने क्लस्टर बम, दूसरे नस्ल के क्लस्टर बम को गिराना शुरू किया है, उसके जवाब में इसराइल के पास हथियार की कमी हो रही है। दूसरी जानिब इसराइल के वजीर खजाना ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि अगर इसी तरीके से जंग जारी रही तो ये इसराइल की मईशत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप डूब सकती है, उन्हें आलमी चंदे की जरूरत पड़ेगी। ये रिपोर्टें गुज़श्ता 8 दिनों में जारी जंग की जो सूरत हाल सामने आई है, जहां ईरान तबाह बर्बाद हो रहा है, ईरान में बड़े पैमाने पर शहरी इलाकों को निशाना बनाए जा रहे हैं। 6 अस्पताल अब तक उस हमले की जद में आ चुके हैं। 1000 के करीब लोग ईरान में अमवात हो चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल की भी सूरत हाल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसराइल के शहरों में बड़े पैमाने तबाही और बर्बादी है, मुकम्मल तौर पर तजारती बंदिशें हैं, और अमवात कहीं ज्यादा है। जो इसराइल रिपोर्ट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा इसराइल में अमवातें हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जंगी जुनून में मुब्तला ये हुक्मरान, ये बुढ़े खुसट और हथियार के सप्लायर, माफियाओं के हाथ में खेलने वाले ये आलमी हुक्मरानों को इंसानियत की कोई फिक्र नहीं है। उन्हें सिर्फ फिक्र है वो हथियारों के सप्लायर, माफियाओं की माली दौलत में इजाफा करने का। इस पूरी जंग में अगर भारत के किरदार को भी देखा जाए, गुज़श्ता 8 दिनों में भारत खामोशी इख्तियार किया है। खामनेई के इंतकाल के कई दिनों के बाद भारत के खारजा सेक्रेटरी मिस्त्री ईरानी सफारत खाने में गए और ताज़ाती पैगाम पर दस्तखत किया। ये बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इसराइल के वज़ीर आज़म और कतर और यूएई के हुक्मरानों से बातचीत की, इस बातचीत के बाद ये तासुर कायम हुआ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पल्ला इसराइल की तरफ झुका हुआ है, जबकि ईरान भारत का वो साथी है गुज़श्ता 70 सालों में हर मौके पर ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है और तेल और गैस की सप्लाई का एक बड़ा जरिया रहा है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि भारत की जो खारजा पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, उस शिफ्ट में भारत कहाँ खड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को रूस से 1 महीने के लिए तेल खरीदने की इजाजत देकर उसका ऐलान करके भारत की इज्जत को खाक आलूद कर दिया है। ये बता भी दिया है कि हम जब इजाजत देंगे तो भारत खरीदेगा, और जब हम इजाजत नहीं देंगे तो भारत नहीं खरीदेगा। ये सूरत हाल भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक है। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।